नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी क्लास 6 के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको साथ ही साथ हम लोग समझते चल रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार ज़रूर उसे देखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज है पौधों को जानिए। आज क्या है? आज है पौधों को जानिए। पौधों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से पौधे छोटे होते हैं, कौन से पौधे बड़े होते हैं तथा कौन से पौधे की पत्तियां कैसी होती है तथा किस में पुष्प होते हैं तथा कौन से पौधे में पुष्प नहीं होते हैं। तो चलिए बाहर निकल करके अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। हम लोग प्रेक्षण करते हैं। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ विशालकाय होते हैं? क्या हम लोग ये देखते हैं कि कुछ पौधे हमारे आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, उसकी आकार बड़ा होता है, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ धरती पे पेड़ पौधे क्या होते हैं, वे हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधे की पत्तियां हरी होती है, कुछ पौधे की पत्तियां क्या होती है, हरी होती है, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े होते हैं, कुछ पौधे के फूल बड़े एवं लाल होते हैं तथा कुछ नीले होते हैं तथा कुछ पौधे में पुष्प नहीं होते हैं। ठीक, कुछ पौधे में पुष्प क्या होते हैं, नहीं होते हैं, बिल्कुल ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, माफ़ कीजिएगा, आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचों एवं विद्यालय के प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र संख्या 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़ एवं पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं और इन भागों में रंग भरिए। ये आपका रहा 7.1 चित्र संख्या दिखाया गया है। इसमें से आपको देखना है कि कौन से पत्ते हैं, कौन से शाखाएं हैं, कौन से पुष्प हैं, और इसमें आपको नाम भी लिखना है और क्या करना है, उसको रंग भी भरना है। आइए प्रकृति का भ्रमण करते हैं हम लोग। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करके उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब शाक, झाड़ी एवं वृक्ष को देखते हैं कि कौन से पौधे शाक कुल में आते हैं, कौन से पौधे झाड़ियों में आते हैं और कौन से पौधे जो होते हैं वह वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। क्रियाकलाप 1 देखते हैं हम लोग कि उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। आइए देखते हैं। जो आपसे लंबे हैं, जो आपसे क्या है, कम लंबे हैं, जो पौधे आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर होती है, जिनकी लंबाई क्या होती है, आपके बराबर होती है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे होते हैं, उन सभी प्रकार के पौधों को देखते हैं। तने को स्पर्श कीजिए। अब आप क्या कीजिए, उस पेड़ पौधे के तनों को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है। जब आप तने को, वृक्ष को स्पर्श करेंगे तो आपको स्पर्श करने से ही पता चल जाएगा कि ये पेड़ क्या है, ये तने हैं, ये कोमल है अथवा ये कठोर है। अब आप क्या कीजिए, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। इस पेड़ को क्या कीजिए, एक ओर धीरे से मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। अब इतना अधिक नहीं, अपने बाजुओं के बल से ऐसे मत मोड़ दीजिए कि वो पेड़ टूट ही जाए। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब उसमें से जो भी पौधे लंबे हैं उसके तने को मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपको पौधों के संवर्ग दिखाया गया है कि कौन से पौधे किस कुल में आते हैं। जैसे यहाँ पे टमाटर है, आम दिखाया गया है, ये छोटा होता है या बड़ा होता है, कौन से बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, किस में तना होती है, किस में नहीं होता है, किसका मोटा तना होता है, और शाखाएं कहाँ से निकलती है। कोई शाखाएं तने के आधार से निकलती है तो कोई शाखाएं कहाँ से निकलती है, तने के ऊपर से निकलती है, और कौन से पौधों को किस वर्ग में रखा गया है, ये सभी दिखाया गया है। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के
पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद से निकलती है। अब हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो शाखाएं निकलती है, जो शाखाएं पेड़ पौधे की जो निकलती है, वे क्या भूमि के पास तने के आधार से निकलती है अथवा कुछ ऊपर ऊंचाई के जाने के बाद में निकलती है। आइए हम लोग जानने का उसको प्रयास करते हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़ करके कॉलम 4 को भरने का प्रयास कीजिए। चलिए, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को कितने वर्गों में? तो 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग कौन कौन से होते हैं? ये वर्ग होते हैं शाकीय कुल में आते हैं, कुछ झाड़ी में होते हैं और कुछ क्या होते हैं? वृक्ष कुल में आते हैं। ये तीन समवर्गों में वर्गीकृत करते हैं। इन्हें चित्र संख्या 7.3 में दिखाया गया है। ये 7.3 में ये दिखाया गया है आपको कि कौन से पौधे शाख में आते हैं, कौन से पौधे झाड़ी में आते हैं और कौन से वृक्ष में आते हैं। ठीक है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाख कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाख कहलाते हैं। ठीक है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। इनके आकार क्या होते हैं? जो शाकीय कुल के पौधे होते हैं उनके आकार क्या होते हैं? तो वे सामान्यतः छोटे होते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 7.3 में दिखाया गया था। और अक्सर इनमें कई शाखाएं भी नहीं होती है। जो शाकीय कुल के पौधे होते हैं जिनकी आकार एकदम छोटे होते हैं उनमें क्या होती हैं? कई शाखाएं नहीं होती है, बस एक ही शाखाएं होती है। अधिक मात्रा में शाखाएं उसमें नहीं होती है। ठीक है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। कुछ पौधे में शाखाएं कहाँ से निकलती है? शाखाएं तने के आधार से निकलती है, तने के आधार के समीप से निकलती है। तथा वे क्या होते हैं? वे कठोर होते हैं, परंतु अधिक मोटा नहीं होते हैं। कठोर तो होते हैं लेकिन मोटा नहीं होते। इनको झाड़ी कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है तथा वे कठोर होते हैं परंतु अधिक मोटा नहीं होते हैं। उनको झाड़ी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। ठीक है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनके पौधे क्या होते हैं? सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। अब आपको अगर वृक्ष का डिफिनेशन पूछा जाए कि वृक्ष किसे कहते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि वे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं तथा जिनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इनमें शाखाएं कहाँ से निकलती है? भूमि से अधिक ऊंचाई पर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि भूमि से अधिक ऊंचाई पर निकलते हैं, तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, इसको वृक्ष कहते हैं। ठीक है। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं और उसको वर्गीकृत करके सारणी 7.1 में कॉलम को 4 को भरिए। ठीक है। उसके बाद में कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। अब क्या है? कमजोर जिस पौधे के तने कमजोर होते हैं वे क्या होते हैं? वे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। विसर्पी लता किसे कहते हैं? तो कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, वैसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पे फैले रहते हैं, इसको विसर्पी लता कहते हैं, विसर्पी पौधे कहते हैं। ठीक है। जबकि कुछ पौधे सहायता से जबकि ये विसर्पी लता आपको दिखाया गया, ये जो है विसर्पी दिखाया गया है, यहाँ पे आपको चित्र 7.4 में दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद में क्या है? कुछ पौधे क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ पौधे ऊपर जो चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों के आरोही कहलाते हैं। ऐसे पौधों के क्या कहते हैं? ऊपर जो चढ़ जाते हैं किसी पौधे के सहारे, वैसे पौधे आरोही पौधे किसे कहते हैं? वैसे पौधे जो खुद स्वयं ऊपर नहीं चढ़ते हैं, सीधे नहीं जाते हैं,
वे किसी दूसरे पौधे के सहारे या किसी लकड़ी या डंडे के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको आरोही कहलाते हैं, उसे आरोही पौधे कहते हैं, आरोही पेड़ पौधे। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं? शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। ठीक है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों को तो देखभाल करते ही होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। आप लोग सोचिए, लिखिए, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं तना किसे कहते हैं। तना किसे कहते हैं? अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल और फूल होते हैं। क्या होते हैं? तने में क्या होते हैं? तने में पत्तियां होती है, शाखाएं होते हैं। एक पेड़ में क्या होती है? एक पेड़ में तना होती है, पत्तियां होती है, शाखाएं, कली, फल और फूल होते हैं। ठीक है। आइए क्रियाकलाप हम लोग 2 देखते हैं। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, 1 गिलास क्या? 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा 1 ब्लेड। ये हम लोग कुछ गलत पढ़ दिए। आवश्यक विसर्पी होते हैं तथा ये नहीं सही है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिया है। क्रियाकलाप 2 ही पढ़ेंगे हम लोग। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा 1 ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरे। ठीक है। एक ब्लेड लीजिए और उसको गिलास को 1/3 जल से भरे। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल दें। जल में क्या करें? जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे को डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें। अब क्या करें आप? शाक के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या कीजिए? अवलोकन कीजिए। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग जो है ऊपर चढ़ गया है। तने में रंग का क्या हुआ है? ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग कहाँ होगा? पत्तियों और शिराओं तक पहुँच जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? आप बता सकते हैं? तने में जल ऊपर चढ़ता हुआ है। तने के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य ये 7.7 दिखाया गया है। ठीक है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जो है जल का संवहन करता है। तना जो है जल का क्या करता है? संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में क्या होते हैं? ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है। आइए पत्ती देखते हैं। पत्ती को देखते हैं हम लोग। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देख करके अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? अब बनाने के बाद आप उसको ध्यान दीजिए कि क्या जितने भी पत्तियां हैं सबके आकार और रंग एक जैसे हैं। यह तने के किस प्रकार जुड़ी हुई? यह जो है तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृत्त कहलाता है। पर्णवृत्त किसे कहते हैं? तो पत्ती का वह भाग, पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृत्त कहलाते हैं। ठीक है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ठीक है। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होते हैं? अब आप देखिए यहाँ पे पटल दिया हुआ है, पत्ती दिया हुआ है। पत्ती का कौन सा तना है, कौन सा पर्णवृत्त है। यहाँ पे ये पर्णवृत्त ये है, ये तना के द्वारा यहाँ पे जो है ये पर्णवृत्त है, ये तना है। ठीक है। और ये जो तना के द्वारा ये जो जुड़ा हुआ है इसको पर्णवृत्त कहते हैं।
और ये जो होता है इसको पटल बोलते हैं, ये पटल बोलते हैं। ठीक है, चलिए पति के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पति विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार करने पे क्या करेगी, मजबूर कर देगी। क्रियाकलाप 3 देखते हैं हम लोग। एक पति को एक सफ़ेद कागज़ अथवा एक कॉपी के पन्ने को नीचे रखिए। एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र संख्या 7.9 में दर्शाए गए हैं। तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे से रगड़िए। क्या आपने यह छाप पत्ती की तरफ है? पत्ती की इस रेखित संरचनाओं को शीरा कहते हैं। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। ठीक है, हम लोग बचपन में पेज पे एक सिक्का रख देते थे नीचे और एक सिक्का ऊपर रख के उस पर रगड़ते थे तो पेज पे क्या होता था, उस सफ़ेद पेज पे क्या होता था, सिक्के की आकार जो आ जाती थी। ध्यान दीजिए, आप लोग याद कीजिए। तो शीरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शीरा दिखाई देती है? इसे मध्य शीरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पत्ती के मध्य आकार में जो भी शीरा दिखाई देते हैं इसको मध्य शीरा कहते हैं। किनारे पे उसको किनारे वाले शीरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शीरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? शीरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शीरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो यह शीरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। क्या कहलाता है? यह शीरा विन्यास क्या कहलाता है? तो जालिका रूपी कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसे शीरा विन्यास को समांतर शीरा विन्यास कहते हैं। ऐसे शीरा विन्यास को क्या कहते हैं? समांतर शीरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शीरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। ठीक है, आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। आवश्यक सामग्री शाक पौधा। आवश्यक सामग्री क्या है? शाक जो पौधा है, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा को लेकर के हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पत्तियों में शीरा विन्यास दिखाया गया, जालिका रूपी समांतर यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को 2 दिन के समय करना चाहिए। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। जब क्या है? धूप खिली हो तो इस क्रियाकलाप को करना चाहिए। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। ठीक है, किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढक करके धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को अब हटाना मत भूलें। ठीक है, ये पारदर्शी कवर है। ये जो है पौधे हैं, पत्तियाँ क्या कार्य करती हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। पत्ती यहाँ पे जल की यह बूंदें जो है थैलियों में जो आ गई है, जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में, पत्ती से क्या, किस रूप में? जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल की यह बूंदें जो पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है तो इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पौधे जो होते हैं जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा था? क्या हम बोल दिए और आपने बांध दिया, मान लिया? अब आप सोचिए, विचार कीजिए कि हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा। क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं?
अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जो हम लोग जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाते थे। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। पत्तियों का कौन कौन सा काम होता है, आइए इसको हम अध्ययन करते हैं। आवश्यक सामग्री क्या ले? हम पत्ती ले, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल प्लेट एवं आयोडीन का विलयन लें। परख नली में एक पत्ती रखिए। परख नली में क्या कीजिए? एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें। उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या डालें? स्प्रिट डालें, जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रही हो, जिसमें पत्ती उसमें क्या हो? पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता है। ठीक है। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकाल करके जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। ठीक है। आप क्या देखते हैं कि अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? अब आप क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में क्या है? पत्ती में मंड है, स्टार्च है। हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। कच्चे आलू में क्या होता है? मंड उपस्थित होता है। कच्चे आलू में स्टार्च, इसको बोलते हैं, मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां जो है प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। पत्तियां भोजन कैसे बनाती हैं? तो प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। ठीक है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में किसका उपयोग करती है? पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस का प्रयोग करती है? तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। ठीक है। अभी हम बताएं कि सूरज की रोशनी और हरे रंग के एक पदार्थ, वो पदार्थ कौन सा है? हरे रंग के एक पदार्थ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वे पदार्थ कौन से होते हैं जिसकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। इस प्रक्रम में, इस क्रिया में, इस मेथड में, इस विधि के द्वारा क्या होती है? कौन सा निष्कासन होता है? ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। किस रूप में? मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तना क्या करता है? तना जो है पत्ती को जल पहुंचाता है। किसके द्वारा? कौन? तना द्वारा। ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना है, या चलिए मैं बता देता हूँ। तना जो है पत्ती तक जल पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? जाइलम के द्वारा। एक जाइलम जो होता है पदार्थ होता है, तो तना जो है तने द्वारा पत्तियों तक जल पहुँचता है जाइलम के द्वारा। जल से जाइलम पहुँचता है। ठीक है। और भोज्य पदार्थ पहुँचता है तना द्वारा पत्तियों तक। पेड़ पौधे के सभी भागों में भोजन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती जो है जल का उपयोग किसके लिए करती है? भोजन बनाने के लिए करती है। ठीक है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास जो है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती है। ठीक है। अब जड़ के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, पहली और बूझों में से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? पौधों के एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। चित्र संख्या 7.14 में दिखाया गया है। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इससे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप के जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 7।
आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है? मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज को और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। दूसरी में क्या रखिए? मक्का के दाने रखिए। जल डाल करके रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर के नवोद्भिद नहीं बन जाएं। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींच करके रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चित्र संख्या 7.15 में ये दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा आपका रुई द्वारा नवोद्भिद, ये बना हुआ अंकुरित अनाज। ठीक है, क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खिंचाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींच करके आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद करके निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए और जकड़े रहते हैं। ठीक है, जकड़े रहते हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिति कहा जाता है। इन्हें मिट्टी में पौधों का क्या कहा जाता है? स्थिरक कहा जाता है। जो पौधे को जकड़े रहते हैं उसको स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। ठीक है, क्रियाकलाप 8 देखते हैं। चित्र संख्या 7.16 एवं 7.16b को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र संख्या 7.16a के समान दिखती है अथवा चित्र संख्या 7.16b की तरह? मक्का के पौधों की जड़ें कैसी है? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान करके खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 9 देखते हैं हम लोग। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। खुले मैदान में जाइए जहां से बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी खोद करके निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग करके उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16 की तरह है अथवा बी की तरह है? ठीक है, ये देखिए आपका चित्र 7.17 मूसला जड़ और रेशेदार। अब मूसला जड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, जिन पौधों की जड़ें चित्र संख्या 7.17 की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिन पौधों की जड़ें चित्र संख्या 7.17a की तरह है उनके मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। ये रहा आपका मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ये आपका मूसला जड़ है, ये आपका मूसला जड़ है और ये आपका पार्श्व जड़ है। ठीक है, जिन पौधों की जड़ें चित्र संख्या 7.17 के समान हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें जकड़ा जड़ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए। इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है? अब आप उसको देखिए। ठीक है, क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं? जड़ के प्रकार एवं पत्तियों के सिरा विन्यास, यहाँ पे आप पौधे का नाम लिखिए, सिरा विन्यास किस प्रकार के हैं और जड़ के प्रकार किस प्रकार के हैं उसको लिखिए। ठीक है, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। हमने देखा कि जड़ जो है मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना
जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। जैसा कि अभी हमने बताया था, तना जो है जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से पहुंचाती है? तो तना जो है जल को जाइलम के माध्यम से और खनिज को जो है फ्लोएम के माध्यम से पेड़ पौधे के अन्य भागों में पहुंचाती है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर के पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है, जहाँ भोजन क्या होता है? भंडारित रहता है। एक तना दो तरफा मार्ग की तरफ ये दिया हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग है कि दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र संख्या 7.1 में दिखाया गया है। ठीक है, तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं? अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प, आइए पुष्प को देखते हैं। गुलाब के पौधे के तीन आरेख में दर्शाए गए हैं कि कौन सी स्थिति में आप पौधों की भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। चित्र संख्या 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? यहाँ पे गुलाब का पुष्प दिया हुआ है, पत्ती विहीन शाखा, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, क्या आपने घास, गेहूं, मक्का अथवा आम, अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का अथवा आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले होते हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं। आइए कुछ पुष्पों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप 10 देखते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 10 देखते हैं। आवश्यक सामग्री एक पुष्प कलिका। आवश्यक सामग्री क्या? एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज आवर्धक लेंस एवं जल को लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक अवलोकन करिए। पंखुड़िया, बाह्य दल, पुष्प कलिका एवं पुष्प होता है। ठीक है, खिले हुए पुष्प का भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ क्या होती है? अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। जो भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है उसको बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल थे? क्या ये आपस में जुड़े अथवा स्वतंत्र थे? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों के थे? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 7.3 सारणी दिया हुआ है। पौधे का नाम लिखना है, बाह्य दलों की संख्या एवं रंग लिखना है, पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या लिखना है। ठीक है, चलिए विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर के विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य। ठीक है, ये धतूरे, ये घंटाकार का पुष्प है, ये घंटाकार का पुष्प है इसको। ठीक है, घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। ठीक है, बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को क्या कीजिए? पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र संख्या 7.22 में दिखाया गया है, उसको ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। अब नया आपके परीक्षाओं के बिंदु से महत्वपूर्ण आ रहे हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए।
चित्र संख्या 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर, विविध प्रकार के पुंकेसर, ठीक है। यहाँ पे वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, स्त्री केसर के भाग यहाँ पे, ठीक है। अपने पुष्प को स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या, अपने पुष्प में क्या पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर को हटा दीजिए। उसके बाद में चित्र संख्या 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए, ठीक है। यहाँ पे परागकोश, यहाँ पे पुंकेसर के भाग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पे स्त्री केसर के भाग दिया हुआ है। देखिए स्त्री केसर के भाग, स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं। स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय स्त्री केसर के भाग होते हैं, ठीक है। अब आप क्रियाकलाप 11 देखते हैं। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। स्त्री केसर जो क्या होता है, यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रक्रम द्वारा काटा जाता है, चित्र संख्या 7.25 एवं चित्र संख्या 7.25 ए एवं बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रख करके उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि चित्र संख्या 7.25 में दिखाया गया है, ठीक है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की कुछ बूंदें डालिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए, ठीक है। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? इन्हें बीजांड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं को बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी पुष्प में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ी की संख्या असमान होती है? क्या आपने ऐसा कुछ पुष्प देखे हैं? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? सभी पुष्पों की संरचना क्या होती है? एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।